नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक नए टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने लगभग 2 टॉपिक को पढ़ा था, संरचनावाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग नेक्स्ट संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का थर्ड संप्रदाय व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय जिसके प्रतिपादक जेबी वॉटसन है, और ये जेबी वॉटसन जो है वो यूएसए के रहने वाले हैं, और ये इन्होंने व्यवहारवाद की औपचारिक शुरुआत की थी। व्यवहारवादी संप्रदाय का जो समय है वो है 1913, और इसका जो विषय वस्तु या आधार है वो है व्यवहार। व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग 1913 में एक बुक लिखी गई थी जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। उसमें पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी कि बिहेवियर। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ या प्रयोगात्मक भी हो सकता है। मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक मानता है कौन? तो वॉटसन मानते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है वो प्रयोगात्मक भी हो सकता है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। व्यवहार शब्द की उत्पत्ति 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक में विलियम मैकडूगल ने की थी। यानी कि व्यवहार शब्द की उत्पत्ति 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में हुई थी, और बिहेवियरिज्म शब्द की उत्पत्ति यानी कि इसमें व्यवहारवादी संप्रदाय के बारे में जो चर्चा हुई थी वो 1913 में एक बुक लिखी गई थी बिहेवियरिज्म, जिसमें व्यवहारवादी संप्रदाय के बारे में बताया गया था। यानी कि इस बुक में व्यवहारवाद की औपचारिक शुरुआत हुई थी, और व्यवहार शब्द की उत्पत्ति 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में की गई थी, जिसे लिखा था विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद से मतलब हो जाता है कि उद्दीपक, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का जन्म। व्यवहारवाद यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया जो होता है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया जो होता है उसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। वॉटसन या फिर आप कहें तो व्यवहारवादी संप्रदाय अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार करता है। जैसे कि अंतर्निरीक्षण विधि यानी कि संरचनावाद विधि, जो विलियम वुंट का विधि है, संरचनावाद या अंतर्निरीक्षण विधि, उसे स्वीकार करता है वॉटसन और या फिर व्यवहारवादी संप्रदाय। वॉटसन ने 4 प्रकार की विधियों को स्वीकृत किया है: प्रेक्षण, निरीक्षण, वस्तुनिष्ठ या अवलोकन विधि। यानी कि सब जो है एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। प्रेक्षण या निरीक्षण कहो, या फिर वस्तुनिष्ठ या अवलोकन विधि, या फिर ऑब्जर्वेशन विधि। सेकेंड है अनुबंधन या कंडीशनिंग। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इसके ऊपर एक प्रयोग किया था, और समझाया था कि अनुबंधन ही सीखने का आधार है। आई.बी. पावलोव के अनुसार अनुबंधन जो आई.बी. पावलोव की थ्योरी है, ठीक है, तो अनुबंधन इसका जो है ये दूसरी विधि है। और इसके बारे में एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अनुबंधन क्या है। इसमें उन्होंने जो वॉटसन है, उनकी पत्नी है रेनर, और उनके 11 महीने का एक बच्चा है अल्बर्ट, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक खरगोश के अंदर एक डरावनी आवाज़ मतलब फिट कर दिया था। उसके साथ उस खरगोश की आवाज़ के साथ अनुबंधन कर दिया था। तो उस बालक को जब भी खरगोश के साथ रखा जाता था, और जब भी खरगोश वैसी आवाज़ निकालता था तो बालक काफ़ी डर जाता था। तो वो अल्बर्ट जो है वो किसी अन्य चीज़ों से कभी नहीं डरता, किसी भी तरह की आवाज़ से नहीं डरता, लेकिन जब वो खरगोश आवाज़ करती थी वो बहुत डर जाता था और वो उससे दूर भागने लगता था। क्योंकि इसमें साफ साफ जो एक मैंने यहाँ पर एक डिटेल लिखा है कि जब भी खरगोश की इससे डरावनी आवाज़ आने पर वो उससे भागता था। ये बच्चा किसी चीज़ से नहीं डरता था, लेकिन खरगोश की आवाज़ से डरता था, क्योंकि उस खरगोश का आवाज़ के साथ अनुबंधन कराया जाता था। तो इसीलिए इन्होंने वॉटसन के जो 4 प्रकार की विधियाँ हैं उसमें से पहली विधियाँ है प्रेक्षण, दूसरी विधियाँ हैं अनुबंधन। अनुबंधन के जो समर्थक हैं
हम लोग पहले भी अनुबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कंडीशनिंग के बारे में। तो उसके जो समर्थक है वो पावलव हैं, स्किनर है और वाटसन है। जहाँ उद्दीपक होगा वहाँ वातावरण होगा। ठीक है। तीसरा है परीक्षण। परीक्षण के जरिए व्यवहारवाद जुड़ने से ही हमारा सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि हम जो परीक्षण करते हैं ना, वही परीक्षण के जरिए व्यवहारवाद से जुड़ने पर, यानी कि जो परीक्षण करते हैं और जो हमारे सामने होता है वही सही निष्कर्ष तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। ठीक है। और चौथा है शाब्दिक रिपोर्ट, यानी कि वर्बल रिपोर्ट। वाटसन और उसकी पत्नी रेनर ने जो 11 माह के बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया था और उस पर जो ये रिपोर्ट दिया गया था उसे उन्होंने स्वीकार किया है। इस एक शाब्दिक रिपोर्ट के ज़रिए इन्होंने इस बताया है कि किस तरह से अनुबंधन के जरिए हम सीखते हैं या फिर सिखाया जाता है, किस प्रकार से अनुबंधन कराया जाता है। और किसी बालक के व्यवहार का पता भाषागत प्रयोग अथवा शाब्दिक रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। व्यवहारवाद संरचनावाद एवं प्रक्रियावाद के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर एक नोट है कि किसके विरोध या फिर किसके अगेंस्ट कौन था। तो व्यवहारवाद है जो वो प्रक्रियावाद और संरचनावाद के विरोध में था। ठीक है। तो इसमें जो आपको व्यवहारवाद में जो आपको मतलब इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि इसके जो प्रतिपादक है वो वाटसन है और जो ये इसकी जो मतलब पहली बार चर्चा की गई है वो 1913 में जो एक बुक लिखी गई थी बिहेवियरिज्म, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। और जो आपको ये वाटसन है वो यूएसए के हैं और जो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक में 1905 में मैकडुगल ने की थी। और व्यवहारवाद के में उन्होंने 4 प्रकार की विधियों का वर्णन किया था, जिसमें कि आपका प्रेक्षण आ जाता है, अनुबंधन आ जाता है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, और जिसके समर्थक पावलव और स्किनर भी हैं और वाटसन भी हैं। और साथ ही साथ इसमें एक रिपोर्ट को भी इस व्यवहारवाद में शामिल किया गया है और साथ ही साथ परीक्षण को भी शामिल किया गया है। व्यवहारवाद यानी कि जो हमारे वातावरण में जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उसी के ऊपर हम प्रयोग करके उसका सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का अनुबंधन करते हैं, किसी चीज़ पर प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ के साथ कंडीशनिंग करवा करके, अनुबंधन करवा करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो उसके लिए परीक्षण करना ज़रूरी होता है और निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक शाब्दिक रिपोर्ट भी ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गेस्टोल्ट संप्रदाय। गेस्टोल्ट संप्रदाय जो 1912 में था, जो गेस्टोल्ट संप्रदाय जो 1912 में इसका जन्म हुआ पड़ा है। तो 1914 में युद्ध के समय यह रुक गया था, यानी कि ये 1912 में इसकी शुरुआत हुई है, परंतु 1914 में जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो उस वक्त गेस्टोल्ट संप्रदाय जो है वो पूरी तरह से नहीं स्थापित हो पाया। तो 1912 के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो उसके बाद इसका फिर से विस्तार होना शुरू हुआ। गेस्टोल्ट जो है वो एक जर्मन भाषी शब्द है। सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में हुआ है, मैक्स वर्दीमर ने किया था और अर्थ है पूर्णाकार, समग्राकार या फिर होल, यानी कि जो पूर्ण होता है, जो समग्र होता है, जो होल होता है वो क्या होता है, गेस्टोल्ट होता है। सर्वप्रथम कब हुआ है, प्रयोग कब हुआ है, 1912 में। और किसने किया है, तो मैक्स वर्दीमर ने किया है। गेस्टोल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में हुआ, यानी कि गेस्टोल्ट शब्द का प्रयोग 1912 में, लेकिन इसके संप्रदाय का उदय 1920 में हुआ है। 1912 में सिर्फ शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि उस वक्त युद्ध हो गया था। युद्ध विराम होने के बाद, समाप्ति के बाद फिर से एक संप्रदाय का उदय हुआ जिसे हम गेस्टोल्ट संप्रदाय कहते हैं, जिसके समर्थक है वर्दीमर, कोहलर, कुर्त कोफ्ता, कुर्त लेविन आदि प्रबल समर्थक हैं। और औपचारिक रूप से 1912 में मानसिक प्रक्रियाओं और क्रियाओं के संगठन का विज्ञान गेस्टोल्ट संप्रदाय है। मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्रियाओं के संगठन का विज्ञान गेस्टोल्ट संप्रदाय। जिन बालकों की बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ, ऐसे बालकों को प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सिखा सकते हैं। और जिन बालकों का पूर्ण विकास हो जाता है या फिर उसका मस्तिष्क मतलब वो बड़ा हो जाता है तो उसे चिंतन, कल्पना, तर्क, विवेक, समस्या समाधान प्रक्रियाओं से सिखा सकते हैं। यानी कि जिन बालकों का पूर्ण विकास नहीं होता है हम उसे त्रुटि या समाधान के जरिए सिखाते हैं, और जिन बालकों का विकास हो जाता है उनमें चिंतन के जरिए, कल्पना के जरिए, समस्या समाधान प्रयोग के जरिए हम लोग उसे सिखाते हैं।
विषय वस्तु या आधार इसका क्या है? विषय वस्तु जो है वो इसका मानसिक प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान, अंतर्दृष्टि, सूझ, तत्कालिक विचार अथवा पूर्ण से अंश की स्वीकार्यता। जोड़ों का योग भागों से अधिक होता है। किसी चीज़ को टुकड़ों, अंशों, खंडों, भागों में देखकर समग्र या पूर्ण रूप से देखना। यह अवयववादी, पैटर्नवादी, स्पष्टवादी, समग्रवादी संप्रदाय स्कूल उपनामों से भी जाना जाता है। यानी कि इसका अन्य नाम भी है, जैसे अवयववादी, पैटर्नवादी, स्पष्टवादी, समग्रवादी संप्रदाय आदि स्कूलों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको कभी नाम बदल के दिया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण यानी इस संप्रदाय का मानना था कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और समझते हैं, इस पर जोर देता है। अर्थात हमारी आंखें दृश्य तत्वों को कैसे व्यवस्थित करती है, पैटर्न को पहचानती है और जटिल छवियों को सरल कैसे करती है। नियम है, इस संप्रदाय का मानना है कि हम पहले से ही किसी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं। पूर्णस्य अंश यानी कि होल टू पार्ट अथवा समस्या का पूर्ण प्रदर्शन अथवा समाधान की छोटी छोटी वैचारिक अंतर्दृष्टिपूर्ण अवस्थाएं। हाँ, इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम किसी चीज़ को पूर्ण रूपेण देख लेते हैं, तब हम उसे छोटी छोटी चीज़ों में विभक्त करके उसे सरल करते हैं। जैसे कि आप कोई जैसे कि आप यूनिवर्स को देखते हैं, लेकिन यूनिवर्स एक पूर्ण मतलब एक पूरे ब्रह्मांड होता है। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड को समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन फिर हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड में खोजते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसे सरल बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप मैथ का क्वेश्चन देखते हो तो किसी क्वेश्चन को आप पूर्ण रूपेण देखते हो, फिर हम उसे हम तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। जैसे हम किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं डिटेल में, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसका हम एक समग्र रूप तैयार करते हैं, फिर हम उसे छोटे छोटे पार्टों में उसे डिटेल तरीके से उसे लिखने का प्रयास करते हैं। गेस्टोल संप्रदाय के नियम है समानता का नियम, निकटता का नियम, समापन का नियम, एकता का नियम, रूप और स्वरूप का नियम, निरंतरता का नियम, अपूर्ति का सिद्धांत नियम। यानी कि कुल 7 गेस्टोल संप्रदाय के नियम बताएंगे। समानता का नियम में क्या है कि समान वस्तुओं को एक साथ समूहित करते हैं। निकटता का नियम, हम पास की वस्तुओं को एक साथ समूहित करते हैं। समापन का नियम, हम आकृतियों को पूरा करते हैं और बंद करते हैं, इसे बंद का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे कि ये आकृति हुई तो हम इसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और इसे बंद कर रहे हैं, तो ये समापन का नियम हो गया। एकता का नियम, हम समान वस्तुओं को एक समूह में के रूप में देखते हैं। रूप या स्वरूप का नियम, हम वस्तुओं को उसके रूप में होने को देखते हैं। निरंतरता का नियम, हम वस्तुओं को एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में होने को देखते हैं। पूर्ति का सिद्धांत या नियम, हम लुप्त अंश में नवीन वस्तु की पूर्ति के स्वरूप को देखते हैं। यानी कि गेस्टोल संप्रदाय के जो नियम हैं उसमें कुल 7 नियमों के बारे में चर्चा की गई है। समानता का नियम, जिसमें हम सभी समान वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। निकटता का नियम, जिसमें हम सभी वस्तुओं को एक दूसरे के साथ जो समान वस्तु है, जो आसपास की वस्तु हैं, उसे इकट्ठा करके एक पास रखते हैं। और फिर समापन का नियम, हम जैसे कि कोई वस्तु अगर पूरी नहीं है तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आकृतियों को पूरा करना, किसी भी चीज़ को हम कॉपी में किसी आकृति से कुछ भी बनाते हैं तो उसे कंप्लीट करना, इसे हम बंद का नियम भी कहते हैं। एकता का नियम है कि हम एक समान वस्तुओं को एक समूह में रखते हैं। रूप या स्वरूप का नियम हुआ गया, जो वस्तु जैसे दिखती है उसे हम एक समान रखते हैं। निरंतरता का नियम की एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं, एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं तो उसे हम एक साथ रखते हैं। और पूर्ति सिद्धांत का नियम, हम लुप्त अंश में नवीन वस्तु की पूर्ति के स्वरूप को देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आज ये जो हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसमें कुल 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा की है। अब नेक्स्ट जो हमारा संप्रदाय होगा वो 5वां संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय और प्रेरकीय संप्रदाय, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है? अगर उपयोगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे वीडियो
वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे सजेस्ट करें कि मैं और कैसे आपको पढ़ाऊँ या किस तरह से और अच्छे से मैं समझा सकूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।